हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे पेज झारखंड रूरल एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एनसीईआरटीज़ की उन सीरीज को कंप्लीट कर रहा हूं जो आप लोगों के एकेडमी के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आवश्यक है। तो आज हम कक्षा 9वीं और 10वीं के आर्ट एंड कल्चर के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ये इतिहास का पोर्शन होगा और काफ़ी सारे बुकों में ये सारे कुछ मिलते नहीं हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कक्षा 9वीं और 10वीं में वहाँ पे कला और संस्कृति के कैसे विकास हो रहे थे। चलिए हम देखेंगे यहाँ पे चित्र के बारे में। अध्याय 9 जो है वो चित्र के बारे में बताता है कि वहाँ पे किस प्रकार के चित्र से हमें कौन सी संस्कृति के बारे में उजागर होता है। तो देखिए, कहता है कि भारत में चित्रकारी की भारतीय शैली के प्रारंभिक उदाहरण जो होते हैं वो प्रागैतिहासिक काल के दौर के हैं। मतलब जब भारत में चित्रकारी किया जा रहा था, ठीक है ना, उस वक्त का जो उदाहरण है वो हम लोगों को कहाँ पे मिलता है? प्रागैतिहासिक काल में मिलता है। यह वह समय था जब मानव गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी किया करता था। मतलब आगे जब लोग भारत में रहा करते थे या फिर भारतीय शैली में जब हम लोग चित्रों को देखते हैं तो वो कहाँ पे पाया जाता है ना? गुफाओं में दिखने को मिलता है, गुफाओं की दीवारों पर देखने को मिलता है। इस समय जो था उस समय भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका की गुफाओं में की गई चित्रकारी 5500 ईसा पूर्व से भी ज़्यादा पुरानी है। अब देखिए वहाँ पे जो गुफाएं मिली है वो 5500 ईसा पूर्व से भी ज़्यादा पुरानी है। 7वीं शताब्दी में अजंता और एलोरा की गुफाओं, अब जो 7वीं शताब्दी थी वहाँ पे अजंता और एलोरा की गुफाओं में की गई चित्रकारी भारतीय चित्रकारी के सर्वप्रथम उदाहरण है। मतलब भारत में भी चित्रकारी देखने को मिलता है। वो कौन कौन से? अजंता की गुफाओं में जाके देख सकते हैं, एलोरा की गुफाओं में भी देख सकते हैं। चित्र जो होती है मानवीय मनोदशा की एक अभिव्यक्ति है जो कलाकार के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अब चित्र क्या होता है ना, चित्र हम लोग को क्यों, चित्र से हम लोग को क्या पता चलता है? मतलब इंसान लोग खाली बैठे होंगे तो उनके मन में कुछ ना कुछ विचार चल रहे होंगे, तो उन्हीं विचार, उन्हीं की मनोदशा का वहाँ पे द्योतक होता है, उन्हीं की मनोदशाओं को बताता है, अभिव्यक्त करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करता है ना, कलाकार यहाँ पे उस जो चित्रकारी होगी वो कलाकार के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, चाहे वो वास्तविकता से जुड़ा हुआ हो या दार्शनिक विचार या उसके मन में जो विचार आ रहे हो, वही चीज़ वहाँ पे चित्रकारी के तौर पे देखने को मिलती है। आगे बात करेंगे तो देखिए चित्र क्या होते हैं ना, अलग अलग आधारों पर उनके रंगों की सहायता से तथा चिपकाने वाले भिन्न भिन्न साधनों का उपयोग करके एक व्यक्ति, एक समूह या एक समुदाय द्वारा उकेरे जाते हैं। मतलब चित्र क्या हो रहे हैं ना, अलग अलग आधारों से उनके रंगों की सहायता से या फिर चिपकाने वाले भिन्न भिन्न साधनों का उपयोग करके एक व्यक्ति या फिर एक समूह या फिर एक समुदाय द्वारा उकेरे जाता था। मतलब चित्र क्या होता था, जब चित्र लोग बनाते थे तो वहाँ पे देखिएगा अलग अलग रंगों को भी प्रयोग करते थे, या फिर कभी कभी होता था कि चिपकाने वाले चीज़ों का भी वो प्रयोग करते थे। और कभी कभी क्या होता है ना, एक व्यक्ति द्वारा भी चित्र बनाया जाता, एक समूह के द्वारा भी बनाया जाता, या फिर एक समुदाय द्वारा भी उस चित्र को उकेरा जाता था, बनाया जाता था। भारत में सामुदायिक चित्रकला एक क्षेत्र से या एक विशेष संस्कृति की पहचान को दर्शाती है और सामान्य विशेषताओं का अनुसरण करती है। अब देखिए भारत में जो सामुदायिक चित्रकला है वो क्या करते हैं, एक क्षेत्र को बताती है या फिर एक विशेष संस्कृति की पहचान को दर्शाती है और उनका जो विशेषता था ना, उनकी विशेषताओं का भी ये अनुसरण करता है, ठीक है। भारतीय चित्रकारी में भारतीय संस्कृति की भांति ही प्राचीन काल से लेकर आज तक एक विशेष प्रकार की एकात्मकता के दर्शन मिलते हैं, ये दर्शन होते हैं। प्राचीन व मध्यकाल के दौरान भारतीय चित्रकारी मुख्य रूप से धार्मिक भावना से प्रेरित थी, लेकिन आधुनिक काल तक आते आते यह काफ़ी हद तक लौकिक जीवन का निरूपण करने लगती है। यहाँ पे देखिए भारत की जो चित्रकारी थी ना, वो भारतीय संस्कृति, जो भारत की संस्कृति है, इंडियन कल्चर, उसी की भांति प्राचीन काल से लेकर यानी प्राचीन समय से लेकर आज के समय तक एक विशेष प्रकार की हम लोगों की एकात्मकता का दर्शन होता है। अब देखिए प्राचीन और मध्यकाल के बीच क्या हुआ था ना, तो प्राचीन और मध्यकाल के दौरान भारत की जो चित्रकारी थी वो मुख्य रूप से क्या हुई थी ना, धार्मिक भावना, यहाँ पे धार्मिक भावना को प्रेरित थी। तो प्राचीन से मध्यकाल के बीच धार्मिक भावना को प्रभावित करती थी या प्रेरित करती थी, और आधुनिक काल यानी मॉडर्न समय आते आते यह काफ़ी हद तक लौकिक जीवन पर निरूपण करने लगती है। आज की भारतीय चित्रकला जो होती है लोक जीवन के विषय उठाकर उन्हें मूर्त करती है, और आज का जो चित्रकारी है भारत की वो लोक जीवन के बारे में ही बताती है। अब देखिए प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं थी, तो इन चित्रों में देखिएगा आंखें के चित्र पाए जाते थे, शिकार करने के वाले चित्र पाए जाते थे, इनमें पशु पक्षियों का अंकन भी होता था, मुद्राओं के साथ साथ इनका प्रयास भी किया जाता था। तो मुद्राओं में जो होता था
पशु पक्षियों के चित्रों का उपयोग करते हैं। आखेटों के पास नोकदार भाले पाए गए हैं। जहाँ पे आखेटक थे, शिकारी लोग रहते तो वहाँ पे नोकदार भाले मिलते हैं, ढाल मिलते हैं, धनुष बाण आदि चीज़ों वहाँ पे पाई जाती है। कुछ चित्रों में आदि धर्म, जादू टोने और कृषक जीवन को भी बारे में भी बताता है। ठीक है। रंगों की व्यापकता अगर देखें तो रंगों की व्यापकता इस वक्त नहीं मिलती है, लेकिन कुछ रंगों पे देखेंगे तो वहाँ पे गेरुआ कलर, जो आज हम लोग घरों पे भी लगाते हैं गेरू कलर, वो कलर का, गेरू खड़िया जिसको कहते हैं वो गेरू कलर का, ठीक है ना, काला रंग का भी प्रयोग यहाँ पे यानी प्रागैतिहासिक टाइम के लोग क्या करते थे। अब देखिए प्रागैतिहासिक की जो चित्रकला थी ना, वो अन्य नमूने जैसे मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश, रायगढ़ का महाराष्ट्र, पंचमढ़ी और होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है, और शाहाबाद जो बिहार में है, आदि से मिला है। अगर यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रकारी कहाँ कहाँ से मिले हैं तो मिर्ज़ापुर से मिले, जहाँ उत्तर प्रदेश में रायगढ़, जो महाराष्ट्र में पंचमढ़ी, और होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है, शाहाबाद जो बिहार से हैं, वहाँ से मिले हैं। भारत में प्रागैतिहासिक गुफा जो है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकारी स्पेन के शिलाश्रय चित्रकलाओं से असाधारण रूप से मेल खाती है। तो भारत में जो प्रागैतिहासिक गुफा की जो चित्रकारी थी, वो स्पेन में रहने वाले गुफाओं के चित्रों से बिल्कुल मेल खाते थे। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो ये चित्रकलाएँ क्या होती थी ना, आदिम अभिलेख, बहुत ही आदिम अभिलेख हैं जिन्हें अपरिष्कृत लेकिन यथार्थवादी ढंग से तैयार किया गया। हड़प्पाकालीन चित्रकला की बात करेंगे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा क्या थी ना, एक नगर की सभ्यता थी। यहाँ पे देखिएगा तो मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, मोहर मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, और ये सारी चित्रकला की छाप भी यहाँ पे देखने को मिलती है। कब? हड़प्पाकालीन के समय में। लेकिन इनका जो अधिकतर पात्र होता है ना, वो लाल रंग चढ़ाकर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। यहाँ पे देखिएगा लाल रंग को चढ़ाकर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। कहाँ पे? हड़प्पाकालीन चित्रकला में। यहाँ पे देखिएगा BRW यानी ब्लैक रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति का द्वितीयक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से, यानी इस कारण हम इसको BRW संस्कृति भी कहते हैं, ब्लैक रेड वेयर संस्कृति का द्योतक है। आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ज्यामिति आरेखन मिलता है, मतलब यहाँ पे जो मानव रहते थे, मनुष्य रहते थे, वहाँ पे ज्यामिति रूप से उनका घर जो था ग्रिड पद्धति पे आधारित था। इसके अलावा देखिए मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति आदि का भी चित्रांकन यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ चित्रों पे देखिएगा तो जगह भरने हेतु बिंदुओं और सितारों का भी प्रयोग किया गया है। अब संक्रमण काल की बात करें तो यहाँ पे कुछ संक्रमण काल भी आते हैं। तो संक्रमण यानी ट्रांजेक्शन जोन क्या था, ट्रांजेक्शन टाइम क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद चित्रकला की जो धारा थी वो कम होती गई, क्षीण होती गई। ठीक है। लेकिन वैदिक काल और महाजनपद काल, याद रखिएगा, वैदिक काल और महाजनपद काल में भी चित्रकला का विस्तृत ब्यौरा नहीं मिलता। अब यहाँ पे विस्तृत ब्यौरा नहीं मिलता। बाद में बौद्ध एवं जैन साहित्य, अन्य धार्मिक विचारधाराओं के विस्तार ने चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच जोगीमारा यानी छत्तीसगढ़ और सीताबेंग की गुफाओं में प्राय लाल, काले एवं सफ़ेद रंगों की चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। सरगुजा जो छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पहाड़ियों में जोगीमारा एवं सीताबेंग नामक गुफाएं स्थित हैं। सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ियों में जोगीमारा और सीताबेंग नामक गुफाएं भी स्थित हैं। यहाँ पे याद रखिएगा एक बात कि यहाँ पे वैदिक काल और महाजनपद काल में चित्रकला का जो था वो उतना ब्यौरा नहीं मिलता जितना हम लोग हड़प्पाकालीन और सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म और जैन साहित्य में जैन धर्म की विचारधारा का विस्तार होता है तो वहाँ पे चित्रकला का भी विकास देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका भी मानी गई है वो चित्रकला को मानी गई है। यहाँ पे जैसे बात किया गया है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच जो जोगीमारा होता है हमारा उत्तर छत्तीसगढ़ में, और सीताबेंग की जो गुफाएं होती हैं यहाँ पे देखिएगा तो लाल, काले और सफ़ेद रंगों की चित्रकारी देखने को मिलते हैं। सरगुजा जो छत्तीसगढ़ में और रामगढ़ की पहाड़ियाँ में में जोगीमारा और सीताबेंग नामक गुफाइयों में स्थित है, वहाँ पे भी चित्रकारी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कहता है कि जो जोगीमारा है वो भारतीय चित्रकला की निरंतरता का प्रतीक है। उसके बाद 200 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी सन के काल में अजंता, बाघ और बादामी में भारतीय चित्रकला ने ऊंचाइयां छुई है। गुफाओं में चित्र, तो देखिए भारतीय गुफा चित्रों को भारतीय चित्रों के प्रारंभिक प्रमाण के रूप में भी माना जाता है। इन चित्रों में गुफाओं की
दीवारों और महलों को कैनवास के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अब देखिए भारत की जो गुफा चित्र है उसमें भारतीय चित्रों को प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग का जो साक्ष्य होता है, प्रमाण होता है, प्रूव होता है, वो माना गया। इन चित्रों की गुफा की दीवारों में महलों के कैनवास के रूप में भी उपयोग किया गया। लेकिन लघु चित्र की बात करें तो ये छोटे आकार के रंगीन होते हैं, जटिल हस्त निर्मित चित्र होते हैं। भारत की चित्रकला जो है वो विभिन्न प्रकार की शैलियाँ जो इतिहास की विभिन्न अवधियों में विकसित हुई है। यहाँ पे कई शैलियाँ देखने को मिलती है जिन्हें पहचाना भी गया है। जैसे यह सिलसिला जो था भीमबेटका की प्रागैतिहासिक गुफा पेंटिंग से शुरू होता है और अजंता की गुफाओं, एलोरा की गुफाओं, बाघ की गुफाओं चित्रों के माध्यम से पनपता है। मध्य प्रदेश में के भीमबेटका में कई गुफाओं के खोजे गए प्रागैतिहासिक चित्रों की एक श्रृंखला दर्ज की गई है। अब देखिए मुगल काल में कौन सी पेंटिंग के क्या स्तर थे। तो मुगल काल की पेंटिंग में देखेंगे तो चित्रकला की इंडो इस्लामिक शैली का सम्मेलन है, जो अकबर, जहांगीर और शाहजहां सहित अनेक मुगल सम्राटों के अत्याचारों के बीच फली फूली। इस शैली में मुगल शाही समाज के दरबारी जीवन को बड़े पैमाने पर चित्रित किया है। तंजौर पेंटिंग दक्षिण भारतीय और शास्त्रीय चित्रकला का रूप है, जो तमिलनाडु राज्य के तंजावुर गांव में विकसित हुई है, जो अपनी समृद्धि, विभिन्न रूपों एवं ज्वलंत रंगों की सुसंहति के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए राजस्थानी पेंटिंग, तो राजस्थान में भी पेंटिंग के साक्ष्य पीले पाए गए। तो यह जो था बेहतरीन गुणवत्ता वाली लघु पेंटिंग था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कागज़ पर, कपड़ों के बड़े टुकड़ों पर बनाई जाती थी ये चित्रकारी, ठीक है, ये पेंटिंग। और इनमें क्या होता था ना, राज्य के विभिन्न भाग अपनी अपनी शैली से अधिक जुड़े रहते थे और इस प्रकार चित्रों के विभिन्न विद्यालयों के रूप में पहचाने जाते थे। राजस्थानी चित्रकला के कई प्रसिद्ध स्कूल हैं, जैसे मेवाड़ बात करें, होड़ती, मारवाड़, किशनगढ़, अलवर, ढूढ़ान। राजस्थानी चित्रकला में मुगल चित्रकला का स्पष्ट प्रभाव है, हालांकि इसका अपना अलग तरीका भी है। आगे बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार से संबंध रखती है। तो देखिए मधुबनी नामक एक छोटे शहर की महिलाएं होती थी जो मिथिला एवं अन्य गांव में मुख्य रूप से मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग को उकेरते थे। यहाँ पे होता क्या था कि पूर्व में ये चित्र छोटी झोपड़ियों की मिट्टियों की दीवारों पर बनाए जाते थे, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, उन्हें कागज और कपड़ों पर भी उकेरा जाता है। विषय में हिंदू देवी देवता, चंद्रमा, सूरज की प्राकृतिक वस्तु जैसे तुलसी जैसे पवित्र पौधे शामिल रहते हैं। वनस्पति से प्राप्त प्राकृतिक रंगों के उपयोग से आज भी इसकी विशेषता बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अब देखिए इसकी विशेषता क्यों है मधुबनी पेंटिंग की, नहीं, ये प्राकृतिक रंगों के उपयोग से आज भी इसका प्रयोग होता है। और कौन से रंग? प्राकृतिक रंगों का। आगे बात करेंगे पहाड़ी पेंटिंग्स। तो पहाड़ी पेंटिंग के तहत हिमालय की पृष्ठभूमि के पृष्ठ में लघु चित्रकला के सुंदर दृश्य देखे जाते हैं। यह शैली राजपूतों की शासनावधि के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी राज्यों में विकसित हुई है। इसमें उकेरे गए बीहड़ प्रकृति, यहाँ पे देखिए बीहड़ प्रकृति का सार प्रस्तुत है। तो पहाड़ी पेंटिंग में क्या देखने को मिलता है? बीहड़ प्रकृति का सार देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत बसोली, गुलेर कांगड़ा और सीख नाम के 3 अलग अलग स्कूल हैं। अब पहाड़ी पेंटिंग में 3 स्कूल मिलेंगे, बसोली, गुलेर कांगड़ा और सीख नाम के 3 अलग अलग स्कूल भी देखने को मिलते हैं। आगे बात करेंगे तो पेंटिंग के जो बुनियादी घटक होते हैं वो क्या होने चाहिए। पहला, जिस पर वो उकेरा जाए, वो चित्र उकेरा जा रहा है उसका आधार चाहिए। आगे बात करें क्यों? क्योंकि देखिए या तो चित्रकारी चट्टान पर बनेगी, या फिर किसी के चेहरे पर बनेगी, या फिर कहीं ना कहीं गुफाओं पर बनेगी, या फिर घर की दीवारों पर बनेगी, या फिर जमीन पर बनेगी, फर्श पर बनेगी, दहलीज पर बन सकती है, ताड़ के पत्तों पर बन सकती है, लकड़ी के टुकड़ों पर बन सकती है, कपड़ों पर बनाई जा सकती है, यहाँ तक कि हाथ की हथेली पर भी बनाई जा सकती है। आज देखिए हाथ की हथेली पर भी बहुत सारी चित्रकारी होती है, जिसे आज हम लोग कहते हैं ना मेहंदी, तो उसमें भी देखा जा सकता है चित्रित करने के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को चाहिए, तभी जाके हम किसी न किसी चित्र को उकेर सकते हैं। दूसरा कि जिस प्रकार के रंग के चित्र को सजाया जा रहा है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि चित्रकारी हम कर रहे हैं तो उसमें रंगों का भी बहुत रोल रहता है, और यहाँ पे ऑर्गेनिक रंग भी होते हैं और इनऑर्गेनिक रंग भी होते हैं, लेकिन चित्रकारी में मैक्सिमम ऑर्गेनिक रंग का ही प्रयोग किया गया। ये रंग कहाँ से मिलते हैं? फूलों से मिलते हैं, पत्तियों से मिलते हैं, पत्थरों से मिलते हैं, यहाँ तक कि गाय का गोबर का भी प्रयोग किया जाता है, या फिर चिमनी से एकत्र किए गए प्राकृतिक रंगों द्वारा भी प्रदान किए गए अनंत रंग कलाकार के प्लेट को भर देते हैं। कपड़ों में पर उकेरना। अब देखिए कपड़ों पर कैसे उकेरा जाता है, तो देखिए कलमकारी या बत्रपानी एक प्रकार का हाथ से पेंट या ब्लॉक मुद्रित सूती कपड़ा है, जिसका उत्पादन भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किया जाता है। अब देखिए
कपड़ों में क्या होता है ना, कलमकारी के माध्यम से या फिर बात्रपन्नी एक प्रकार का हाथ से, ठीक है ना, पेंट या ब्लॉक मुद्रित सूती कपड़ा है जिसका उत्पादन भारतीय राज्यों और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किया जाता है। पेंटिंग एक कलम के साथ विशेष रूप से बनाई गई है। कलम ऊन के साथ एक खंड पर एक बांस के काढ़े घाव से बना और फिर प्राकृतिक रंगों से भी बना हुआ है। मूल रूप से कपड़े पर बड़े चित्रों में महान महाकाव्यों के सचित्र प्रस्तुतिकरण मंदिरों के लिए रामायण और महाभारत के रूप में कार्य किया गया था। चित्रकला की जो प्रकार है तो यहाँ पे देखिएगा तो चित्रकला में देखेंगे तो भारत में कला प्रकारों की बहुत बड़ी संख्या है। उन्हें शैली या स्कूल भी कहा जाता है। दुनिया में कहीं भी चित्रों की इतनी विभिन्नता नहीं देखने को मिलती है जितना भारत में देखने को मिलती है। जैसे देखिएगा तो भारत में लकड़ी के मंदिर भी देखने को मिलते हैं, वारली पेंटिंग भी देखने को मिलती है। तो देखिए लकड़ी के मंदिर होते क्या, तो राजस्थान में देखिएगा तो चित्तौड़गढ़ के जो कलाकार हैं वहाँ पे देखिए लकड़ी के मंदिर बनाते हैं, जिन्हें ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की विस्तृत चित्रित कहानियों को प्रकट करने के लिए भी खोला जा सकता है। इन लकड़ियों के कावड़े का उपयोग पूजा और उत्सव के अवसरों पर भी किया जाता है। वार्लिक पेंटिंग में होता क्या है, अब देखिए वार्लिक पेंटिंग जो होती है आदिवासी कला की एक शैली है। वार्लिक पेंटिंग कहाँ की शैली है ना, आदिवासी कला की एक शैली है, जहाँ पे ज़्यादातर देखिएगा तो महाराष्ट्र के उत्तर सह्याद्री रेंज, कहाँ पे, महाराष्ट्र के उत्तर सह्याद्री रेंज के आदिवासी लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। अब देखिए बाराली में क्या होता है ना, आदिवासी अपने घर की दीवारों पर अपने जीवन का चित्रण करते हुए सजाते हैं। इनमें देखिएगा तो पौधे लगाना, अनाज ढोना, नाचना, नृत्य करना और अपनी दैनिक जीवन की जो नियमित गतिविधियां होती है, नियमित कार्य प्रणाली होती है, उनकी यात्रा करना शामिल होता है। अब ये क्या होता है ना, ये अल्प विकसित दीवार चित्र बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों की एक सेट का उपयोग करते हैं। एक चक्र, एक त्रिकोण और एक वर्ग, ये आकार विभिन्न तत्वों के प्रतीक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आदिवासी लोग क्या करते हैं ना, उनका जो चित्र होता है वहाँ पे चित्र को बनाने के लिए वहाँ पे चक्र का भी प्रयोग होता है और एक त्रिकोण का भी प्रयोग होता है और एक वर्ग का भी प्रयोग करता है। अब ये जो चित्र हैं या फिर विभिन्न प्रकार के आकार हैं, ये अलग अलग तत्वों को बताते हैं। अब देखिए तंजौर में भी पेंटिंग पाई गई है। तो तंजौर में कैसी पेंटिंग पाई गई है, तो देखिए तंजौर जो होता है मराठा प्रभाव के तहत तंजावुर तमिलनाडु के क्षेत्र में बढ़ी गई है। इसमें देखिएगा तो मुख्य रूप में लाल रंग का, पीला रंग का और काला और सफ़ेद रंग का ही प्रयोग हुआ है। यहाँ पे 4 रंग देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसकी विशिष्ट विशेषताएं आभूषणों में सजी अभिजात या धार्मिक आकृतियाँ थी और विस्तृत वास्तु मेहराबों और दरवाजों से घिरी हुई थी। ठीक है, इसकी विशिष्ट विशेषता की बात करें तो ये आभूषणों से सजी अभिजात और धार्मिक आकृतियों की थी। ठीक है ना, तंजौर की जो पेंटिंग थी वो आभूषणों से सजी अभिजात और धार्मिक आकृतियों की थी। अब यहाँ पे देखिएगा ये सारा का सारा मंदिर जो था मेहराब और दरवाजों से घिरा हुआ था। सर्वप्रथम इसका लकड़ी पर अंकन किया जाता था तथा इसे अर्धकीमती पत्थरों से सजाया जाता है। बाद में चित्रों को कांच पर निष्पादित भी किया गया है। हाथों पर पेंटिंग की बात करें, मेहंदी आवेदन, तो मेहंदी या मेहंदी का उपयोग जो होता था उत्सव के अवसरों पर किया जाता था और आज भी किया जाता है। और वहाँ पे क्या होता था ना, हाथों पर या पैरों पर शुभ प्रतीक, कुछ प्रतीक बनाकर या फिर कुछ उनका रूप देकर उसके डिजाइनों को बनाने के लिए किया जाता था। कहाँ पे, हाथों पर पेंटिंग या फिर जिसे हम मेहंदी आवेदन कहते हैं। अगला आता है झरनापाता चित्र। तो ये जो झरनापाता चित्र होता है ये पश्चिम बंगाल की एक पेंटिंग शैली है। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल की पेंटिंग शैली को हम झरनापाता चित्र कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, यह एक लंबा वर्टिकल स्क्रॉल पेपर होता है जिसका इस्तेमाल धार्मिक महाकाव्यों की कहानियों को बताने के लिए भी किया जाता है। इसमें नाटकीय या काव्य प्रयोजनों के लिए रंग का रोमांटिक रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें जो देखिएगा नाटकीय या काव्य प्रयोजनों के लिए रंग का रोमांटिक रूप से प्रयोग भी किया गया है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल की जो शैली थी चित्रकला शैली या फिर पेंटिंग शैली, उसे झरनापाता चित्र कहते हैं। अब देखिए ओडिशा का जो पत्र चित्र होता है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, उड़ीसा के संरक्षण में प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट की रचना गीत गोविंद और अन्य अनेक प्राचीन कवियों, गायकों और लेखकों द्वारा रचे गए भक्ति श्लोक की कहानियों को दर्शाया है। पहले मंदिर की पेशकश के रूप में पटचित्र बनाया गया था। इसके तहत कहानियों को ताड़ के पत्तों पर भी पर खंडों के रूप में भी पटक के रूप में तैयार किया जाता है। अब सारांश की बात करें तो सारांश में देखिएगा तो सारांश में क्या कहा गया है कि आत्मा अभिव्यक्ति मानव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। जो आत्मा की अभिव्यक्ति होती है वही मानव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। अपने अंदर के भाव प्रकट किए बिना वह नहीं रह सकता, यह रह ही नहीं सकता। और भावों का आधार होता है मनुष्य का परिवेश।
विद्वानों का मान्यता है कि आदिम काल में जब भाषा और लिपि चिन्हों का आविर्भाव नहीं हुआ था, तब रेखाओं के संकेत से ही व्यक्ति स्वयं की अभिव्यक्ति करता था। गुफाओं के अंदर आज जो शिलाचित्र मिलते हैं वो ही चित्रकला के आदि प्रमाण है। तब का मानव जीवन पशुओं आदि के से अधिक निकट था और जीवन के अन्य पक्ष अभी विकसित होने थे, इसलिए तत्कालीन भारतीय चित्रांकन भी इनके इतने तक ही सीमित मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का अध्याय 9 कंप्लीट होता है। अब अध्याय 10 की बात करें तो यहाँ पे कुछ क्राफ्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये थिएटर, तो पहला आता है थिएटर। तो यह कहानी कहने का एक शानदार रूप होता है। अब कहानी देखिए, थिएटर आज हम लोग जाते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो उस समय भी थिएटर देखने को मिलता है। और थिएटर क्या होता है ना, कहानी बताने के लिए बना गया था, जिसमें एक या एक से अधिक कलाकार नृत्य करते हैं, अभिनय करते हैं, गायन करते हैं, बातचीत करते हैं, नकल करते हैं। यह थिएटर शिल्प जैसे कौशल का उपयोग करते हैं जो हमारे लिए एक कहानी की दुनिया का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो नौटंकी होता है, महाराष्ट्र में तमाशा, और गुजरात की भवई, और बंगाल में जात्रा, मेलोड्रामा, और कर्नाटक का यक्षगान जो होता है। इस प्रकार के थिएटर होते हैं जहाँ पे अभिनय किया जाता है। यहाँ पे कलाकार नृत्य करते हैं, गायन करते हैं, बातचीत करते हैं, नकल करते हैं, या फिर कुछ कहानियाँ बताने की गतिविधियों को शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, थिएटर में देखें तो कला में शिल्प आधारित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला, विशेष रूप से नाटक होता है, नृत्य होता है, या फिर संगीत होता है। इसी चीज़ों का प्रदर्शन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है थिएटर का। यहाँ पे जैसे करेंगे मुखौटा जो नृत्य होता है, मेकअप जो होता है, सिर के कपड़े जो होते हैं, पोशाक मास्क जो होता है, हल्के आभूषण जो होते हैं, विज्ञान और चरण, ड्रम और तुरही के साथ इसका संगीत होता है, के साथ संगीत का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मुखौटे या मास्क क्या होता है, तो ये क्या होता है ना, जादुई वस्तुएं जिनके साथ रंगमंच के प्रदर्शन के दौरान चेहरे ढके रहते हैं। अब देखिए ये जादुई वस्तुएं जिनके साथ रंगमंच, जब वो रंगमंच का प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस समय उनका चेहरा जो होता है वो ढका हुआ रहता है। यहाँ पे अभिनेता क्या होता है ना, एक अलग पहचान रखता है दुनिया के सामने। और उदाहरण के लिए जो देखेंगे छऊ नृत्य की द्वारा पहने जाने वाले सिर, ये जो छऊ होता है ये झारखंड का लोक नृत्य है। झारखंड का लोक नृत्य भी छऊ आता है। तो छऊ नर्तकियों द्वारा पहने जाने वाले जो सिर होते हैं, और लद्दाख के बौद्ध मठों में दानव नृत्य, जो लद्दाख में बौद्ध मठों में जो नृत्य होता है उसे दानव नृत्य मुखौटा भी कहा जाता है। छऊ मुखौटे की बात करें, अब देखिए झारखंड का मुख्य नृत्य है, तो ये छऊ मुखौटा होता क्या है, तो देखिए यह एक ऐसी शैली है जो विशेष रूप से त्रिकोणीय क्षेत्र, जहाँ बिहार, बंगाल और उड़ीसा, अब देखिएगा ये एक ऐसी शैली है जहाँ विशेष रूप से त्रिकोणीय क्षेत्र, जहाँ बिहार, बंगाल और उड़ीसा मिलते हैं, के पुरुषों द्वारा की जाती है। अब ये देखिए छऊ जो नृत्य होता है वो पुरुषों के द्वारा की जाती है। यह क्षेत्र भारत के जनजातीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र भुल्ला, संथालों, मुंडाओं, होस और ओराओं के आदिवासी समूहों का घर है। वे जिस मास्क का उपयोग करते हैं वह अलग अलग होता है। ठीक है ना, वहाँ पे देखिएगा मुखौटा में जो अलग अलग मास्क का प्रयोग करते हैं वो अलग अलग होता है। छऊ मुखौटा जो होता है कुम्हार की मिट्टी यानी कि मिट्टी का घड़ा से बनाया जाता है। अब देखिए इसका जो मुखौटा होता है वो किससे बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है। अब इसके ऊपर क्या होता है, मलमल की परतें होती है, चिपकाई जाती है, जिसके बाद कागज यानी कागज चिटाने बनाया जाता है। एक नाजुक लकड़ी की छेनी का उपयोग करके मुखौटों की विभिन्न विशेषताओं को नाक, आँख, कान, ठोड़ी और होठ पॉलिश से तैयार किया जाता है। एक बार जब यह सूख जाता है तो इसे पोस्टल रंगों यानी कहिजे लेपा से रंग दिया जाता है। अब जब वो बन जाता है मिट्टी के मुखौटों से, जब वो बन जाता है और नाक, कान, आँख और ठोड़ी जो बनाना होता है वहाँ पे क्या करते हैं ना, कागज़ को चिपका के इसे बनाया जाता है। जब ये सूख जाता है तो उस पर पोस्टल रंग करके रंग दिया जाता है और फिर मुखौटे को क्ले मॉडल से अलग किया जाता है और पूरी तरह से धूप में सुखाया जाता है। भारत में जो ड्रम होता है, ये ड्रम क्या होता है, देखिए बताया रहा है कि छिपी हुई एक झिल्ली होती है जो कटोरे या फ्रेम के ऊपर खींची जाती है। ठीक है ना, हम साउंड उत्पन्न करते हैं तो प्रमुख घटक होती है, इसलिए संगीत वाद्य यंत्र में के इस परिवार को मेम्ब्रेफोनस कहा जाता है। तो संगीत वाद्य यंत्र के इस परिवार को क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेफोनस कहा जाता है। जैसे तबला, ढोलक, डमरू, नगाड़ी, चेंदा, इन कई
अन्य श्रेणियों इसके अंतर्गत आता है। तो भारत में ड्रम क्या होता है ना, एक तरीके का वाद्य यंत्र आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ढोल बोल रहा है, आप तो ढोल देखे ही होंगे, आज के हरि कीर्तन में देखिए, या फिर कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वहाँ पे ढोलक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या फिर हमारे शरीर में हमारे गांव पे या फिर किसी के गांव पे या फिर कई सारे रीति रिवाजों या धार्मिक अनुष्ठानों में भी ढोलक का प्रयोग किया गया है और किया भी जाता है। आज भी भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। ये जो ढोल होता है, ढोलक के गोले को एक विशेष मिट्टी पोस्ट के साथ चिकाना और सख्ती से पॉलिश किया जाता है। ढोल में हुक के माध्यम से मोटी स्ट्रिंग को कड़ा और इंटरवावन किया जाता है। अंत में ढोलक बनाने के लिए बकरी के चमड़े के फ्लेप को दो तरफ से गोल किया जाता है। डमरू क्या होता है, यह एक दो तरफा ड्रम होता है जिसमें अक्सर एक तार और एक पत्थर होता है। इसका उपयोग मदारी, अब देखिए मदारी लोग डमरू का प्रयोग करते हैं। डमरू देखे होंगे, भोले बाबा के धनुष में भी पाया गया है डमरू। तो डमरू में क्या होता है ना, एक तरफ का ड्रम होता है, ये भी वाद्य यंत्र ही होता है। इसमें क्या होगा, तो एक तरफ तार होगा और एक पत्थर होगा, और इसका उपयोग क्या होता है, मदारी लोग करते हैं, ठीक है ना। बंदर नाच में भी इन लोग किया जाता है, देखा जा सकता है। एक होता है नागगढ़। तो नागगढ़ क्या होता है ना, ये उत्तर भारत के नौटंकी में लोक कलाकारों द्वारा संगत के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बड़ा शानदार ड्रम है। पारंपरिक रूप से इसका उपयोग विशेष घोषणा करने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे वायु उपकरण की। देखें तो वायु उपकरण कौन कौन सा होता है, बांसुरी होता है, अलगोजा होता है, पावा होता है, सतारा होता है, तुरही होता है, सहनाई होता है, शंख होता है, पुंगी, शंख को हम पुंगी भी कहते हैं, आदि। बीन आप लोग देखे होंगे, तो बीन देखिएगा, तो बीन हम लोग सपेरा लोग बीन का भी प्रयोग करते हैं। ये होता है कद्दू से बनाया जाता है, ठीक है ना। इसे कद्दू को सुखाकर उसे खोखला करके बनाया जाता है। सपेरा जो होता है वो लौकी लता को खुद एक खास तरीके से लगाते हैं ताकि लौकी जमीन से ना छुए। इसमें पंजा या ईंट का एक हिस्सा अलग से बनाया जाता है। अब देखिएगा बीन नहीं, देखिए बीन इस तरह का होता है, इस तरह करके मदारी लोग बजाते हैं। तो ये बीन की आकृति लगभग इस तरह देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बात करेंगे आघाती उपकरण। ये आघाती उपकरण क्या क्या होता है, तो देखिए पहला होता है चिक्का। तो चिक्का जो होता है पंजाब का एक यंत्र है जो देश के कई हिस्सों में उपलब्ध गन्ने के सांप के समान है, गन्ने के सांप के समान होता है। चिक्का खोलने और तेजी से बंद करके ताली बजाने के समान तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। चिमटा जो होता है यह रसोई में इस्तेमाल होने वाले चिमटे की एक वास्तविक जोड़ी के समान होता है। चिमटे में छोटी धातु की डिस्क होती है जो इसके डिजाइन के साथ जुड़ी होती है। मस्क होता है, यह पूरे गांव द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यह चमड़े के बैग से बना है। तार उपकरण की बात करें तो तार में कौन कौन से उपकरण होते हैं, तो देखिए ये तार जो होता है वाद्य यंत्र वे होते हैं जो तार के माध्यम से प्लग करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आगे बात करेंगे स्ट्रिंग या कार्डोफोनिक उपकरण। स्ट्रिंग या कार्डोफोनिक उपकरण एक ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें ध्वनि लोहे, स्टील, पीतल या अन्य धातुओं के बने तारों के साथ साथ बकरे के कर्ण, कपास, रेशम के धागे आदि से टकराकर उत्पन्न होती है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों में कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र जैसे एकतारा होता है, रावण हत्ता होता है, गोपी यंत्र का उपयोग किया जाता है। भोपे राजस्थान के एक पारंपरिक कहानी कहने वाले समुदाय होते हैं। ये भोपे इस दौरान एकतारा का उपयोग करते हैं। कठपुतली कला क्या होती है ना, कठपुतली होती है एक गुड़िया। आप देखिएगा कठपुतली ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और वहाँ पे फेमस भी है कठपुतली। तो कठपुतली क्या होता है ना, एक गुड़िया की आकृति का होता है जो किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु या एक विचार का प्रतिनिधित्व भी करता है और एक कहानी बताने के लिए उपयोग भी की जाती है। कठपुतली विभिन्न सामग्री से बनी होती है। इसमें विभिन्न तरीके से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया भी जाता है। पुतली कला की प्राचीनता के संबंध में तमिल ग्रंथ जो होती है शिल्पाधिकरम 2nd BC में लिखी गई थी में भी जानकारी मिलती है। पुतली कला कई कलाओं का मिश्रण होता है। यहाँ पे देखिए यथालेखन होता है, नाट्य कला होता है, चित्रकला होता है, वेशभूषा होता है, मूर्ति कला होता है, काष्ठ कला होता है, वस्त्र निर्माण कला होता है, रूप सज्जा होता है, संगीत होता है, नृत्य होता है। इन सारी चीज़ों का कठपुतली कला में प्रयोग किया जाता है। टोटल वर्गीकरण की बात करें तो कला में 4 तरीके के वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। एक होते हैं स्ट्रिंग की कठपुतली, एक दस्तानी कठपुतली, एक रॉड की कठपुतली, एक छाया कठपुतलियाँ। जो चमड़े की कठपुतली होती है इसके बारे में बात करेंगे तो इसका आंध्र प्रदेश के थोलू बेमलत्ता यानी एक प्रकार की छाया कठपुतली में प्रयोग किया जाता है। चमड़े की कठपुतलियाँ जो होती है वो बकरी, हिरन, भैंस और की खालों से बनाई जाती है। इसकी जो त्वचा होती है वो जड़ी बूटियों और तेलों के साथ साथ सुधारा भी जाता है और तब तक पीटा जाता है जब तक कि यह पारभासी नहीं हो जाता। टुकड़ों को देखेंगे तो टुकड़ों को फिर एक मोटे
गांठ वाले तार के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे आसानी से आवाजाही होती है। कठपुतली में मुख्य केंद्रीय जुड़ाव के लिए एक विशेष विभाजन बांस या ताड़ के पत्तों के तने का भी प्रयोग किया जाता है। छाया कठपुतली के लिए स्क्रीन एक बांस के तरह का बॉक्स है। भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब लोक कलाओं में भी देखने को मिलता है। हम लोगों में भी झारखंड की जो लोक संस्कृति देखेंगे या फिर किसी भी राज्य की लोक संस्कृति, उनका अधिक से अधिक प्रतिबिंब जो रहता है वो लोक कलाओं और लोक नृत्यों के माध्यम से देखा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का जो प्रतिबिंब होता है, चित्रांकन होता है, वो लोक कलाओं में झलकता है। इन्हीं लोक कलाओं में कठपुतली कला भी शामिल है। यह देश की सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ साथ प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम भी है। कठपुतली कला इंसानों की सबसे उल्लेखनीय और सरल आविष्कारों में से एक है। इस कला का इतिहास बहुत पुराना है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में पाणिनि के अष्टाध्यायी में नाट्य सूत्र में कठपुतली नाटक का उल्लेख मिलता है। इसके कहाँ पे मिलता है ना, पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, और उनका जो नाट्य सूत्र में होता है वहाँ पे कठपुतली नाटक देखने को मिलता है। कहानी सिंहासन बत्तीसा, कहानी जो थी सिंहासन बत्तीसा में भी विक्रमादित्य के सिंहासन में 32 पुतलियों का भी उल्लेख मिलता है। किसका ना, विक्रमादित्य की सिंहासन 32 पुतलियों का। भारत में पुतली कला शैलियाँ, अब देखिए भारत में लगभग सभी प्रकार की पुतलियाँ पाई जाती है तथा पारंपरिक मनोरंजन में सदियों से पुतली कला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पारंपरिक नाटक की भांति ही पुतली नाट्य महाकाव्यों और दंत कथाओं पर आधारित होते हैं तथा देश के विभिन्न प्रांतों को पुतलियों की अपनी एक खास पहचान भी होती है। उनमें चित्रकला और मूर्तिकला की क्षेत्रीय शैलियाँ झलकती है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे जो होते हैं को अपनी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रेरित करने में पुतली कला का सफलता के साथ उपयोग किया जाता है। अपनी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्यक्रम काफ़ी सहायक साबित हुए हैं। साथ ही इन कार्यक्रमों का लक्ष्य छात्रों में शब्द, आकार, रंग और गति के सौंदर्य के प्रति संवेदना जागृत करना भी है। पुतलियों के निर्माण तथा उनके माध्यम से संप्रेषण करने के जो सौंदर्य आनंद मिलता है वह बच्चों के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए भी सहायक होता है। देखिए भारत की जो पारंपरिक पुतली नाटकों की कथा वस्तु थी वो पौराणिक साहित्य, दंत कथाओं और किंवदंतियों से भी ली जा रही है और तथा बदले में चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, नाटक आदि को रचनात्मक अनुभूतियों का समावेश होता रहा है। पुतली कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने में एक साथ अनेक लोगों को सृजनात्मक प्रयासों की भी जरूरत पड़ती है। आज के आधुनिक समय में सारे विश्व की शिक्षाविदों ने संचार माध्यम रूप में पुतलियों को उपयोगिता के महत्व को अनुभव किया। भारत में आज अनेक व्यक्ति और संस्थाएं शैक्षणिक संकल्पों के संप्रेषण में पुतलियों के इस्तेमाल करने में छात्रों एवं अध्यापकों को भी सम्मिलित कर रही है। कठपुतली के जो प्रकार होते हैं या शैलियाँ होती है वो लगभग 4 प्रकार की होती है। पहली होती धागे कठपुतली। तो भारत में जो धागा पुतलियों की परंपरा अत्यंत प्राचीन है तो है, साथ ही समृद्ध भी है। अनेक जोड़े युक्त रंग, धागे तथा द्वारा संचालन इन्हें अत्यंत लचीलापन प्रदान करता है, जिस कारण ये पुतलियाँ जो होती है काफ़ी लचीली होती है। यह अधिकतर राजस्थान में, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे प्रांतों में जहाँ यह पुतली कला प्रबलित हुई है। तो सबसे ज़्यादा अभी देखें तो राजस्थान में ही देखने को मिलती है। आप जाके वहाँ पे देखिए कठपुतली नृत्य, वहाँ पे धागे के द्वारा ही ये सारा कुछ किया जाता है। दूसरा होती है छाया कठपुतली। ये छाया कठपुतली क्या होती है ना, तो इस शैली में कठपुतलियाँ जो होती है वो चपटी होती है। क्या होती है? चपटी होती है। अधिकांश वो जो होते हैं चमड़े से बनाई जाती है और इन्हें पारभासी बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। पर्दे के पीछे से प्रदीप्त किया जाता है और पुतली का संचालन प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच किया जाता है। अब देखिए प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच किया जाता है ताकि उसका छाया बन जाए। दर्शक जो होते हैं पर्दे के दूसरे तरफ से ही छायाकृति को देख। अब देखिए पर्दे के पीछे सारा कुछ हो रहा है लेकिन दर्शक क्या होता है ना, पर्दे के आगे देख सकते हैं, यानी उसकी छाया को ही देख सकते हैं। ये छायाकृतियाँ जो होती है रंगीन भी हो सकती है। यह शैली उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बहुत लोकप्रिय है। तीसरा होता है दस्ताना कठपुतली। ये दस्ताना कठपुतली क्या होती है ना, इस शैली को भुजा, कर और हथेली पुतली भी कहा जाता है। इन पुतलियों का मस्तिष्क पेपर में से कुट्ठी, कपड़े या लकड़ी का बना होता है तथा गर्दन के नीचे से दोनों हाथ बाहर में निकलते हैं। शेष शरीर के नाम पर केवल एक लहरता घाघरा होता है। इस शैली में अंगूठे और 2 अंगुलियों
की सहायता से कठपुतलियाँ सजीव हो उठती है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल में भी ये लोकप्रिय है। और चौथा होते है छड़ कठपुतली। यह शैली वैसे तो दस्ताना कठपुतली का अलग चलन है, लेकिन यह उससे काफ़ी बड़ी होती है तथा नीचे स्थित छड़ों पर आधारित भी रहती है और उसी से संचालित होती है। यह कला जो होती है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहुत लोकप्रिय है। कठपुतली कला जो होती है विश्व के प्राचीनतम कलाओं में से एक है, जिसे रंगमंच में प्रदर्शित किया जाता है। इस कला में विभिन्न प्रकार के गुड्डे, गुड़ियों, जोकर आदि के पात्रों के रूप में बनाया जाता है। कठपुतली नाटकों की कथा वस्तु पौराणिक जो साहित्य होती है, दंत कथा होती है, किंवदंती होती है को प्रेरित होते हैं। आज के आधुनिक समय में सारे विश्व के जो शिक्षाविद होते हैं ना, संचार के माध्यम के रूप में कठपुतली कला का भी प्रयोग करते हैं और इनके महत्व के बारे में भी बताते हैं। जो कठपुतली होती है वो राजस्थान में होती है। देखिए राजस्थान की कठपुतली बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो राजस्थान की जो परंपरागत पुतलियों को कठपुतली कहते हैं। काट के एक टुकड़े से तराश कर बनाई गई ये पुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे में बड़ी गुड़ियों के समान लगती है। उनकी वेशभूषा और मुकुट मध्यकालीन राजस्थानी शैलियों में होती है, जो आज तक प्रचलित है। अत्यंत नाटकीय क्षेत्रीय संगीत कठपुतली नृत्य की संगत करता है। इनके अंडाकार मुख, मछलियाँ और बड़ी बड़ी आँख, कमानी जैसे भी और बड़े बड़े होठ आदि कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। इनके साथ ही ये पुतलियाँ लंबा पुछला लहंगा पहनती है और इनके पैरों में जोड़ नहीं होते। पुतली संचालक अपनी उंगलियों से बंधे 2 या 5 धागों से उनका संचालन भी करता है। अगर पूरे निष्कर्ष की बात करें इस लेसन से, तो देखिए कठपुतली जो होती है राजस्थान की प्राचीन लोक कला है। राजस्थान की ये लोक कला भारत और पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। कठपुतली शब्द जो होती है राजस्थानी भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना होता है। एक में होता है काट का मतलब होता है लकड़ी, और पुतली का मतलब होता है गुड़िया, मतलब लकड़ी की गुड़िया के द्वारा ही नृत्य करवाना। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके जो 2 पार्ट थे 9 और 10 ये सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। आप बताइएगा कि कैसा बना ये लेसन, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के सहयोग से ही फलेगा फूलेगा। और आने वाले दिनों में हम और भी इस चैनल पे काम करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स, धन्यवाद कक्षा देखने के लिए, धन्यवाद।